अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज क्या पढ़ाने वाले? आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, कल लास्ट क्लास के अंदर हमारा एक टॉपिक चल रहा था, वो बीच में आधा रह गया था, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आगे पढ़ेंगे। देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे है वैसे एड्रोस्फेयर वगैरह है हमारे पास, उसको डिस्कस करेंगे आज। लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हफ्ते वाले दिन जो है वो हमारी एक डिस्कशन चल रही थी और वो टॉपिक जो है वो आधा रह गया था कहना चाहिए। तो उस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं या आगे बढ़ जाऊं? अरे लाजमी सी बात है, वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, वो कंप्लीट करेंगे। नहीं, वो एक वाकया सुना रहा था ना मैं, उस पे जो आप लोगों को इलॉजिकल वैल्यूज के ऊपर। तो अगर याद हो तो मैंने आपको जो वाकया सुनाया था। वालेकुम सलाम। मैंने जो आप लोगों को वाकया सुनाया था उसके अंदर मैंने कहा था कि अकबर बादशाह के दौर में एक शख्स के बारे में मशहूर हो गया था कि वो जो शख्स है वो मनहूस है। सही। और अकबर बादशाह ने उसको बुलाया, अपने पास मेहमान बना के ठहराया। और जब अकबर बादशाह के पास वो मेहमान बना तो अकबर बादशाह ने डिसाइड किया कि अगर ये मनहूस साबित हुआ तो उसको कत्ल करा दूंगा, और अगर ये मनहूस साबित नहीं हुआ तो जो लोग इसको मनहूस कहते हैं मैं उनको सजा दूंगा। और जैसे कि लोगों ने कहा था कि जब लोग उसको सुबह में देखते थे, कोई भी शख्स उसको अलग सुबह दिखता था तो उसका काम खराब हो जाता था। तो तय ये पाया कि अकबर बादशाह जो है अलग सुबह उसको देखेगा। सही। और यही हुआ कि नेक्स्ट डे अकबर बादशाह का वो मेहमान बना, और जब मेहमान बना तो नेक्स्ट डे अकबर बादशाह ने उसको अलग सुबह देखा और उसने अकबर बादशाह को देखा। जब उसने अकबर बादशाह को देखा तो हुआ ये कि दोपहर तक तो काम बिल्कुल सही चलता रहा और कोई ऐसी बुरी खबर नहीं आई जिसके अंदर हम ये कहें कि कोई जंग छिड़ गई हो या कोई बुरी खबर आई हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि दोपहर के खाने के लिए जब अकबर बादशाह बैठा तो उसके पसंद की दाल, एक माश की दाल जो है वो उसके पसंद की दाल जो है पसंद के तरीके से कि जैसे वो खाता था, उसके कुक ने जो है वो बनाई थी उसके लिए स्पेशल दाल। सही। ये अलग बात है कि बादशाहों के और लवाजमात अपनी जगह थे, लेकिन वो दाल उसके लिए स्पेशली बनी थी और वो दाल उसको पसंद थी। तो वो दाल उसने जब वो खाना शुरू की तो अभी चंद लुकमे ही लिए थे कि ऊपर से एक छुपकली छत से उसकी प्लेट में आके गिर गई। जब उसकी प्लेट में आकर गिरी तो उसने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरा खाना खराब हुआ हो, ये उस शख्स की मनुसियत है कि मेरा आज जो है ये खाना खराब हो गया। तो उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसको गिरफ्तार करो और उसको कैद खाने में डाल दो और कर जो है इसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। अब जब ये हुक्म हुआ तो वो कैदी बन गया। सही। और जब अकबर बादशाह के वजीर को, बीरबल को ये बात पता चली कि हिंदू बनिया जो है वो अब कैदी बन गया और बादशाह ने हुक्म दिया है कि इसको जो है वो कत्ल कर देंगे, इसकी गर्दन उड़ा देंगे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि बीरबल जो है वो उससे मिलने गया और उससे उससे कुछ बातें कही। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जब नेक्स्ट डे जो है सिपाही उसको लेने आए और उसको ले जाकर जो है वो उन्होंने उस जगह पर लेकर गए, उस बनिए को जहाँ पर उसकी गर्दन उड़ाई जानी थी, घाट पर। तो उन्होंने पूछा कि भाई देखो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी जो आखिरी ख्वाहिश है तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, ताकि हम जो है वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकें, आखिरी ख्वाहिश को। तो वो जो बनिया था, हिंदू बनिया, उसने कहा कि मैं चाहता हूँ लोगों को वसीयत करना, नसीहत करना चाहता हूँ, वसीयत करना चाहता हूँ मैं लोगों को, तो तुम लोगों को जमा करो, जो रियाया है उसको जमा करो। सही है। तो उन्होंने कहा भाई क्या वसीयत करना चाहते हो, तुम्हारी क्या ऐसी नसीहत है, तुम हमें बताओ पहले, तो फिर बाद में हम देखेंगे कि लोगों को क्या बताना है और क्या करना है, लोगों को जमा करना है नहीं करना है। तो उसने कहा देखो भाई मैं नसीहत करना चाहता हूँ लोगों को और इस बात का इकरार करना चाहता हूँ कि मैं मनहूस हूँ। सही। मेरी वजह से जो है बादशाह का एक वक्त का खाना ज़ाया हो गया, लेकिन मुझसे बड़ा मनहूस जो है वो बादशाह है। सही। क्योंकि जब मैंने बादशाह को अलग सुबह देखा तो मेरा जो है वो उस दिन मैं गिरफ्तार हो गया। सही है। और नेक्स्ट डे मेरी गर्दन उड़ाई जा रही है। तो मैं लोगों को नसीहत करना चाहता हूँ कि कोई भी अलग सुबह बादशाह को ना देखे, क्योंकि मुझसे बड़ा मनहूस जो है वो बादशाह है। जैसे ही जो उस दस्ते का सालार था उसने जब ये बात सुनी तो वो भागा भागा बादशाह सलामत के पास गया और उसने अकबर बादशाह से कहा कि अकबर बादशाह वो तो कह रहा है कि लोगों को ये नसीहत करना चाहता है कि आप उससे बड़े मनहूस हैं। सही। और जब उसने आपको देखा आज सुबह तो वो उस दिन गिरफ्तार हो गया और नेक्स्ट डे उसकी गर्दन उड़ाई जा रही है। तब अकबर बादशाह ने जब ये बात सुनी तो अकबर बादशाह ने फौरन
अपना हुक्म जो है वो वापस लिया और उसने कहा कि उसको जो है वो यहाँ लेकर आओ, और उसको इनाम इकराम दिया, उसको पैसे दिए, और उसको जो है उससे पूछा कि ये तुम्हें किसने कहा कि तुम जो है ये बात बोलो। तो उसने फिर जो है वो जान की अमान मांगते हुए उसने बीरबल का नाम दिया। उसने कहा ये इस तरह बोलने को मुझे बीरबल ने कहा था कि जब आखिरी ख्वाहिश के लिए आए तो उस तरह बोलना। और अकबर बादशाह ने उसको इनाम इकराम देकर उसको जिंदा छोड़ दिया और वापस जाने दिया, क्योंकि तारीख ये कहती है कि अगर उस दिन वो शख्स कत्ल हो जाता, उस दिन उसकी गर्दन उड़ जाती, तो फिर बर्रे सगीर का सबसे बड़ा मनहूस तरीन आदमी जो है वो अकबर बादशाह हो जाता, क्योंकि ये बात फैल जाती है कि अकबर बादशाह को जो भी अलग सुबह देखेगा तो नेक्स्ट डे उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो ये जो है ये इलॉजिकल वैल्यू हमारी, कि हम ये कहते हैं कि हमने अगर किसी शख्स को देख कर के भाई फलां को देखा तो हमारा काम खराब हो गया, या वो मनहूस आदमी है, या काली बिल्ली ने रास्ता काटा, तो ये लॉजिकल वैल्यूज, इनकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें फॉलो की जा रही होती हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई मेरे पास अगर काली बिल्ली को देखा और उस रास्ता काटा, तो उस दिन अगर हमारा कोई काम खराब हुआ, सही है, तो ये भी तो हो सकता है कि काली बिल्ली को भी मार पड़ी हो, बच्चों ने दौड़ा दौड़ा के मारा हो, सही है, तो उस दिन वो फिर काली बिल्ली भी कह रही होगी मैंने किसको देखा था, सही है, जिसकी वजह से मेरा काम खराब हो गया, जैसे कि उस बनिए का हुआ, हिंदू बनिए का, सही। तो ये कहना है कि किसी को देखकर आपका काम खराब हो गया, सही नहीं है, लॉजिकल वैल्यू है, सही है। सब इंसानी चेहरे जो हैं वो खुदा के बनाए हुए हैं, सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो बहुत सारी लॉजिकल वैल्यूज होती हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, हम जानते नहीं है कि ये लॉजिकल वैल्यू है, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे हैं, सही है। तो ये ब्रीफ्स के अंदर ये हमारा टॉपिक था लॉजिकल वैल्यूज का, जो हमने इन्वायरमेंट के टॉपिक के अंदर में डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक की डिस्कशन है वो है हमारे पास इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड एक, लेकिन इन्वायरमेंट में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था शुरू में, अगर याद हो जो लोग शुरू से आ रहे हैं मेरे पास फर्स्ट क्लास से जिन्होंने लिया था, तो उसके अंदर हमारी एक डिस्कशन हुई थी हाइड्रोस्फीयर की, याद है आप लोगों की? मैंने आप लोगों से कहा था कि जमीन का एक नाम जो है वो हाइड्रोस्फीयर भी, इसकी नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा देखें, हमारे पास एक चार्ट बना है, एनवायरनमेंट के चैप्टर में ही है, एनवायरनमेंट के चैप्टर में ही है हाइड्रोस्फीयर। लास्ट टॉपिक हमारा पहले बीच में हमारी इसकी डिस्कशन हुई थी। मैंने अगर याद हो मैंने आप लोगों को कहा था कि लफ्ज हाइड्रोस्फीयर के ऊपर गौर करें कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो हाइड्रो जो ये वर्ड है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ना, एक है हाइड्रो और एक है स्फीयर, सही। हाइड्रो के मायने मैंने बताया था, हाइड्रो पानी को कहते हैं, सही। और स्फीयर जो है वो जमीन का शेप जो है, स्फीयर जो है उसको हम कहते हैं स्फीयर है, सही। तो हाइड्रोस्फीयर, सही, जमीन को पानी का गोला भी कहा जाता है, यानी जमीन का एक नाम अर्थ भी है तो एक नाम हाइड्रोस्फीयर भी आप कह सकते हैं कि पानी का गोला, ऐसा एरिया जिसके ऊपर पानी मौजूद है, सही, हाइड्रोस्फीयर, सही। तो पानी जो जमीन के ऊपर मौजूद है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। हमने वहां पे एनवायरनमेंट का जो चार्ट पढ़ा था पीछे क्लास के अंदर, तो उसके अंदर हमने सिर्फ वाटर का पढ़ा था, वाटर पढ़ के हम आगे बढ़ गए थे, चाहे वाटर की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ी थी, हमने सिर्फ कहा था पानी है, चाहे आज हम पानी की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कि पानी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो हाइड्रोस्फीयर जो है अगर देखो तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं हमारे पास। एक हिस्सा जो है हमारे पास सॉल्ट वाटर का है जिसको हम खारा पानी कहते हैं, सही है, जो कि ओशियंस में मौजूद है, जो कि समंदर के अंदर मौजूद है, सही है। ये पानी देखो जितना भी पानी है वो है हाइड्रोस्फीयर, अगर हम कहते हैं ये 100% है, हम कहते हैं कितने परसेंट है, ये 100% है। इस 100% में से अगर हम कहें कि ये जो 100% है, इस 100% में से 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है हमारे पास, यानी कि खारा पानी मौजूद है। और इस 97% के बाद जो रिमेनिंग पानी बचता है हमारे पास उसको हम फ्रेश वाटर का नाम देते हैं, चाहे फ्रेश वाटर या हम उसको एक और नाम देते हैं ड्रिंकेबल वाटर, जो कि बनता है 3%। कितने परसेंट है वो? सिर्फ 3% है, यानी दुनिया के, अच्छा ये बात भी आप सब जानते हैं कि दुनिया को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दुनिया के अगर हम 4 हिस्से करें तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो खुश्की है और 3 हिस्से पानी है, सही, यानी सबसे ज्यादा दुनिया में जो मौजूद है वो पानी मौजूद है, सही। और पानी जो है उस पानी की जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं पानी जो है वो सबसे ज्यादा समंदर में मौजूद है, ओशियंस में मौजूद है, जो कि खारा पानी है, यानी समंदर जितना भी समंदर मौजूद है उसका सारा पानी जो है वो खारा पानी है,
मीठा पानी नहीं है उम्मन समंदर के अंदर आपके पास। सही। तो जबकि फ्रेश वाटर जो है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, वो मीठा पानी है आपके पास। सही। वो पानी है जो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, कहना चाहिए आपके पास। अच्छा, ये जो फ्रेश वाटर है, देखो सॉल्ट वाटर जो है वो 97% है, ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। लेकिन ये जो फ्रेश वाटर है, जो पीने के लिए पानी मौजूद है, अच्छा मजे की बात ये, जितना भी ये 3% पानी है, ये 3% पानी इंसानों के पीने के लिए भी है, मीठा पानी। ये 3% पानी खेती बाड़ी के लिए भी है, यानी खेती बाड़ी जो हमें करनी है, पौधे लगाने, तो उसके लिए भी पानी मौजूद है। जो जानवर, ये चरिंद परिंद मौजूद है हमारे पास, वो भी इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो हमने जानवर पाले में, मवेशी पाले में, वो भी इसी पानी को पीते हैं। सही। ये अलग बात है कि समंदर का पानी भी वो जानवर पी सकते हैं या पीते हैं, सही। लेकिन बड़े पैमाने पे अगर हम कहें, जो मवेशी हमने पाले में, जैसे हमने घोड़े पाले में, जो हमारे पास पेट एनिमल्स जिनको हम कह सकते हैं, उनके लिए अगर हम बात करें, तो उनके लिए भी हम ये फ्रेश वाटर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी मीठा पानी ही उम्मन वो पी रहे होते हैं। चाहे वो घोड़ा है, चाहे वो गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, चाहे ये मीठे पानी का इस्तेमाल करते हैं। कौवा है, परिंदे हैं मुख्तलिफ आपके पास। अच्छा, ये जो फ्रेश वाटर है, चाहे इस फ्रेश वाटर को ये कह रहे हैं 3% है। ये जो 3% फ्रेश वाटर है, इसकी भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सबसे पहले अगर देखो तो नाम दे रहे हैं आइस कैप्स का। कह रहे हैं आइस कैप्स और ग्लेशियर्स हैं आपके पास, चाहे जो कि सबसे ज्यादा है, 68%। अब ये दो वर्ड्स आए हैं आपके पास, एक आया है आइस कैप का और एक आया है ग्लेशियर्स का वर्ड। एक आइस कैप है और एक क्या है, ग्लेशियर्स। अब मुझे कौन बताएगा आइस कैप्स क्या होते हैं या ग्लेशियर्स क्या होते हैं? हबीबा, हबीबा वाली आइस कैप्स क्या हैं या ग्लेशियर्स? गूगल नहीं करना, कोई भी गूगल करने का कोई फायदा नहीं, चाहे गूगल करोगे तो फिर सर जी बाजी। सर ग्लेशियर्स मतलब बर्फीले पहाड़ जैसे सियाचिन, सही है। और और आइस कैप सर जो उनकी चोटियां हैं जो बर्फीली होती हैं सर। अच्छा, चूटियां जो होती हैं। अच्छा चलो देखते हैं अभी। और अलीजा बाजी। सर सर जी। सर वो जैसे जो आर्टिक रीजन्स में जो पानी जम गया है सर, वो भी आइस कैप कहलाता है। अच्छा इफ चलो आई देखते एम हैं, आगे देखते हैं। अभी जो तुमने बताया वो कितना सही है और दूसरे जो बता रहे हैं वो सही है या क्या है, सही है। अभी सुनना है इस बात को कि तुमने क्या बताया। अलीजा बाजी, यस सर। क्या होता सर है आइस कैप्स? बर्फीले बर्फ क्या जम बर्फ? जाती है शायद, आइस कैप अच्छा, बोलते कहाँ हैं, जम जाती है बर्फ? माउंटेन्स पे, अच्छा, माउंटेन। पहाड़ों पे। तो फिर ग्लेशियर्स क्या होते हैं? सर मुझे नहीं पता ये बात। अच्छा, मुझे नहीं पता। उमर भाई, उमर आवाज आ रही है? जी आ रही। उमर, आइस कैप्स या ग्लेशियर्स? ग्लेशियर तो बर्फीले पहाड़ों को कहते हैं, जैसे और आइस सियाचिन हो कैप्स? गया आपका। आइस कैप्स हैं? छोटी जगहों पे वो बर्फ जम जाती है। छोटी जगहों पे बर्फ जम जाती है, मतलब छोटी जगहों से क्या मुराद मतलब तुम्हारी? कम कम चोटियों पे जो बर्फ होती है अच्छा, चोटियों पे जो, पहाड़। मतलब हबीबा ने जो बात कही वो तुम बात रिपीट कर रहे हो। अच्छा, मोइज भाई हमारे, अब्दुल मोइस। ठीक है। जी मोइस, आइस कैप्स या ग्लेशियर्स जी सर। क्या होते हैं? नहीं पता? जो ये बर्फ से कवर हो जाते हैं उसको आइस आइस कैप कहते हैं। बर्फ से कवर हो जाते हैं? क्या कवर हो जाते हैं बर्फ से? तो पहाड़ वगैरह। अच्छा, तो फिर ग्लेशियर क्या होता है? मतलब जमीन जो कवर हो जाती है ना उसको आइस कैप कहते हैं, और जो पहाड़ पे होती है उसको ग्लेशियर। अच्छा, जो पहाड़ पे होते हैं उसको ग्लेशियर कहते हैं, जो जमीन पे का हो जाता है वो आइस कैप्स होते हैं। अच्छा जनाब, ये हमारे भाई ये बात कह रहे हैं, तो देखते हैं आपके हद तक सही है। आमना, आमना बाजी, इतने सारे यस सर। इतने सारे लोगों की आपने बात सुन ली, अब आप बताएं आइस कैप्स और ग्लेशियर्स क्या होते हैं? कॉपी पेस्ट करेंगी आप भी?
सर ग्लेशियर तो बर्फ के पहाड़ होते हैं और आइस कैप्स का मुझे पता नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता, चले खैर। चलो अब मैं थोड़ा सा समझा दूं। तकरीबन ऑलमोस्ट सही है। ग्लेशियर्स बर्फ के पहाड़ों को कहते हैं हम। चाहे बर्फ के पहाड़ों से मुराद ये है कि जिनके ऊपर पहाड़ के ऊपर बर्फ जम जाती है, चाहे तो वो ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पास, उसको आप ग्लेशियर्स कहते हैं। चाहे जैसे सियाचिन का नाम दिया हबीबा ने, बिल्कुल सियाचिन जो है वो एक ग्लेशियर है हमारे पास। चाहे जो बर्फ का यानी पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर बर्फ जम गई है। आइस कैप्स क्या होते हैं, जैसे मोहिश ने कहा कि ये वो एरियाज हैं जहां पर बर्फ कई कई फुट पड़ गई है, लेकिन ये पहाड़ नहीं है। चाहिए यानी अगर मैं कहूँ हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज हैं जहां पर बर्फबारी होती है और कई कई फुट बर्फ पड़ जाती है, तो वो आइस कैप्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी वो पहाड़ नहीं है, चाहिए नशेबी इलाके हो सकते हैं वो आपके पास। वो आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रीजन्स हो सकते हैं जिनके अंदर आइस कैप्स मौजूद हैं आपके पास। सही है, यानी आप देखते हैं कि आपके पास पोलर रीजन्स आपके पास हैं जिनके अंदर आइस कैप्स मौजूद है आपके पास। यानी पहाड़ नहीं है, लेकिन क्या है कई कई फुट वहां पर बर्फबारी होकर बर्फ जम चुकी है उस जगह पर, चाहे तो वो आइस कैप्स कहलाते हैं वो आपके पास। एक वर्ड हमारे पास और यूज होता है, आपने सुना होगा आइस बग्स। सुना है आप लोगों ने एक वर्ड, ये आइस बग्स। आइस कैप्स में और Yes, sir. आइस बग में एक फर्क है आपके पास। देखो आइस बग्स उमूमन होते हैं समंदर के अंदर, ओशियंस के अंदर। सही है, तो ये उमूमन जब आइस बग्स ओशियंस के अंदर होते हैं आपके पास, समंदर के अंदर होते हैं, तो जैसे अगर आपने एक मूवी देखी हो टाइटैनिक, टाइटैनिक के बारे में भी कहते हैं कि वो एक आइस बग से टकरा गया था। सही, एक बर्फ के पहाड़ से, समंदर के अंदर बर्फ का पहाड़ मौजूद था, उससे टकरा गया था, जिसके नतीजे में वो शगाफ्ता हुआ, वो डूब गया। सही, तो ये जो आइस बग्स होते हैं बर्फ के पहाड़ जो समंदर के अंदर होते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पे समंदर मौजूद है, जैसे हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर समंदर मौजूद है। सही है, अगर मैं कहूँ हमारे नॉर्थ पोल पे जो है वो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन के अंदर बर्फ जमी हुई है। सही, तो वो जो बर्फ जमी हुई है वो आइस बग्स हैं। सही, अच्छा मजे वो जो आइस बग्स जब पिघलते हैं, सही है, जब वो पिघलते हैं तो वो पानी खारा ही होता है, वो पानी मीठा नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्योंकि फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, फ्रेश वाटर में आइस कैप्स का तस्करा करेंगे हम कि आइस कैप्स के ऊपर से जो पानी पिघल रहा है वो मीठा पानी है। क्यों? क्योंकि वो बर्फबारी के नतीजे में आ रहा है, और जब बर्फबारी के नतीजे में आ रहा है उधर, और जब वो पिघल रहा है तो फिर वो क्या हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है आपके पास, और वो कन्वर्ट होने की वजह से मीठा पानी हो रहा है। जबकि वो जो आइसबर्ग्स हैं, चाहे जो ओशियंस में मौजूद हैं, जब वो पिघलते हैं कहना चाहिए, तो वो दो वजहों से, एक तो वो बर्फ दो वजहों से बनती है, जैसे मैंने कहा कि या तो बर्फबारी हुई कि बर्फ बन गई, या फिर दूसरी कंडीशन उनकी आइसबर्ग्स की इस वजह से हो जाती है आपके पास कि इन्वायरमेंट कूल होने की वजह से वो बर्फ उनके ऊपर जमना शुरू हो जाती है। समंदर के अंदर बर्फ जम रही है, सही है, तो वो फिर उसके अंदर वो बर्फारी पहाड़ बन जाते हैं, सही है, समंदर जमते जमते, तो वो आइसबर्ग्स में कन्वर्ट, यानी कोई बर्फ का टुकड़ा जो समुंदर में मौजूद है, तो वो जब पिघलता है तो वो खारे पानी में ही कन्वर्ट रहता है आपके पास। अच्छा, अब देखो ये जो आइस कैप्स हैं या ग्लेशियर्स हैं, ये मीठे पानी का जरिया है, यानी जहां जहां ये मौजूद हैं, जहां जहां बर्फ मौजूद है, चाहे वो मीठे पानी का जरिया, और ये सबसे ज्यादा है आपके पास। चाहे 68, यानी अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर भी जो आपके पास मीठे पानी की सबसे बड़ी रिसोर्स है वो यही है। जब ये बर्फ पिघलती है, जो आपका पहाड़ी सिलसिला मौजूद है आपके पास, नॉर्थ पोल पे जो पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जब इसकी बर्फ पिघलती है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जब ये बर्फ पिघलती है तो आपके पास मीठा पानी आता है, जो आपके पास दरिया बनते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे दरिया सिंध है आपके पास, तो वो बर्फानी उससे ही आ रहा है। सही है, तो वो जब बर्फानी उससे आ रहा है तो बर्फ पिघल रही है, तो दरिया सिंध में पानी प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास पानी आ रहा है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये मेन सोर्स है आपके पास पानी हासिल करने का। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी रिसोर्स है वो है ग्राउंड वाटर। 30% आपके पास ग्राउंड वाटर वो है जो आपके पास जमीन के अंदर मौजूद है पानी। सही, जमीन के अंदर मौजूद है। आप बोरिंग करते हैं, आप सबके यहाँ अपने इलाकों में देखी होगी बोरिंग हो रही है, कुएं बन रहे हैं। सही, आप जमीन की खुदाई करते हैं, जमीन की खुदाई करके पानी को निकालते हैं। सही है, वो जो ग्राउंड वाटर है उसको आप नाम देते हैं कि ये ग्राउंड वाटर जो है वो 30% है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? एक आइस कैप हो गया, एक ग्राउंड वाटर हो गया आपके पास, चाहे जो आप कुओं की मदद से या बोरिंग करके या ट्यूबवेल लगाकर आप उस पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जमीन से निकाल रहे हैं उस पानी को। क्लियर है? ये दो मेन रिसोर्सेस हैं आपके पास पानी हासिल करने के। जी बाजी।
इरिगेशन सिस्टम भी तो ग्राउंड वाटर में बेटा आएगा। इरिगेशन जो है वो इरिगेशन में बहुत सारी टाइप्स आ जाती है ना। चाहे तो इरिगेशन में जो जमीन के अंदर से पानी निकाला जा रहा है, चाहे उस वो टाइप ग्राउंड वाटर के, जैसे मैं कह रहा हूँ ट्यूबवेल जो है वो आपके पास किस्म है, वेल कुआं आपके और पास, सर वो किस्म स्प्रिंकलर है। इरिगेशन जो होती है, देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो एक अलग किस्म है, वो उसमें पानी कहीं से भी आ सकता है, वो पानी स्टोर होके भी हो सकता है, वो एक डिफरेंट किस्म है। चाहे वो उसकी ग्राउंड वाटर की किस्म नहीं है, वो चाहे लाजमी नहीं है कि वो ग्राउंड वाटर ही हो। हाँ ये हो सकता है वो पानी आपने अगर ग्राउंड वाटर से हासिल किया, बिल्कुल कुएं का पानी स्प्रिंकल्स के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो फिर वो ग्राउंड वाटर की कैटेगरी में आ जाएगा। चाहे स्प्रिंकल तो एक अलग चीज है, उसकी फिर हम एक अलग बहस में जाएंगे। चाहिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, दोनों आइस कैप्स और ग्लेशियर समझ में आ गए, ग्राउंड वाटर समझ में आ गया कि जमीन के अंदर से जो पानी निकाल रहे हैं। चाहिए अच्छा, फिर यहाँ पर ना एक अदर है और एक है आपके पास सरफेस वाटर, फ्रेश सरफेस वाटर। पहले मैं बात कर रहा हूँ अदर की। देखो एक पानी वो है जो जमीन के अंदर से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपने खुदाई करके आपने क्या किया, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, आपने जमीन से निकाला, आपने खुदाई करके, चाहिए तो आपके पास जाकर जो है वो ग्राउंड वाटर आपको मिला। सही है। एक पानी वो है जो खुद निकल रहा है, यानी आपको खुदाई नहीं करनी पड़ रही, लेकिन वो जमीन से खुद निकल रहा है, जिसको आप चश्मा कहते हैं, स्ट्रीम सिस्टम कहते हैं आपके पास। सही है, आपने देखे हैं स्ट्रीम सिस्टम्स आपके पास मौजूद हैं। सही, तो स्ट्रीम सिस्टम जो आपके पास मौजूद है वो पानी का सिस्टम है जो खुद जमीन से निकल रहा है। सही, चश्मे फूट रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। जैसे अगर मैं कहूँ एक एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको, तो हमारे पास एक जो स्ट्रीम सिस्टम में जो सबसे बेहतरीन दुनिया का हम कहते हैं पानी है, वो है आबे जमजम। सही है, आबे जमजम जो है वो बेहतरीन पानी है दुनिया का सबसे। सही है, क्योंकि वो मोजा है नबी का। सही है, जब हजरत क्या नाम है इस्माइल ने बेड़ियां रगड़ी तो वो चश्मा फूटा और उसके अंदर से वो पानी आज तक जारी है। सही, तो वो आबे जमजम मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर चश्मे मौजूद हैं। सही, कराची शहर में चश्मा मौजूद है, मैं कहूँ आपने सुना होगा, देखा होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने। सही, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के नीचे चश्मा मौजूद है। सही, चारों तरफ खारा पानी निकलता है, बोरिंग करते हैं खारा पानी निकलता है, लेकिन पहाड़ के नीचे जो पानी मौजूद है, चश्मा मौजूद है, चाहे वो मीठे पानी का है। सही है, तो ये क्या है, ये आपके पास जो है ये अदर उसमें आता है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे चश्मे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, स्ट्रीम सिस्टम्स मौजूद हैं, चाहे जहाँ पर पानी जमीन से खुद निकल रहा है। चाहे एक है आप निकाल रहे हैं, एक है वो खुद निकल रहा है पानी, तो वो अदर कैटेगरी के अंदर आ गया आपके पास। सही। अगर हम कहें फ्रेश सरफेस वाटर की बात करें, हमारे पास फ्रेश सरफेस की बात करें, अगर हम बारिशें होती, चाहे बारिश होने के नतीजे में पानी आ रहा है, चाहे सरफेस के ऊपर पानी मौजूद है आपके पास, चाहे या दरिया के अंदर जब वो पानी बर्फ पिघली हुआ पानी जो है वो सरफेस के ऊपर आ गया, तो वो आपके पास पानी मौजूद है। चाहे तो मुख्तलिफ किस्म में आपके पास पानी मौजूद है जो आपके पास फ्रेश सरफेस वाटर शुमार किया जाता है। फ्रेश सरफेस वाटर के अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी है आपके पास वो है लेक्स की, झीलें। सही, मीठे पानी की मुख्तलिफ जगहों पर झीलें बनी हुई, सही, या दरिया हैं आपके पास। सही, मैं कहूँ कराची को जो पानी सप्लाई हो रहा है, कराची में जो मीठे पानी का आप इस्तेमाल करते हैं, तो मीठे पानी की कराची में जो मेन रिसोर्स है वो है दरिया, आपके पास कर्री झील। सही, कर्री झील से जो आपके पास पानी आ रहा है, मेंशर एक्ट से जो आपके पास पानी आ रहा है, चाहे वो 87% आप जो है आप कह रहे हैं कि झीलें जो दुनिया में पानी की सप्लाई का, मीठे पानी का दरिया, वो 87%। फिर दरिया अपनी जगह है। चाहिए एक चीज, अच्छा दरिया और झील, मैं कहूँ दरिया सिंध अपनी जगह मौजूद है और झील अपनी जगह मौजूद है। उमूमन दरिया से ही झीलें बनती हैं आपके पास, या कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो नशेबी एरियाज होते हैं जहाँ पर बारिश का पानी आकर जमा हो जाता है, आप कहते हैं झील में कन्वर्ट हो गया, झील बन गई है। सही है, आपके पास एक और एरियाज हैं जिनको आप स्वैम्प्स कहते हैं या स्वैम्पी एरियाज कहते हैं, जो कि 11% है। कोई बता सकता है क्या होते हैं स्वैम्प क्या है या स्वैम्पी एरियाज क्या है? जी हाँ, और जो मडी एरियाज होते हैं सर, मडी पानी एरियाज। मड की सूरत में मौजूद होता है, अच्छा कीचड़ काई वगैरह। अच्छा, आमना। सर पॉन्ड्स आते हैं स्वैम्प्स में। अच्छा, आमना बाजी। यस सर, ये
दलदल वगैरह ही होते हैं। स्वैम्पी एरियाज नहीं गए मैंने, स्वैम्प्स पूछा है मैंने। अच्छा खैर, एमन एमन बाजी, एमन आवाज आ रही है? एमन बाजी को शायद आवाज नहीं आ रही। ये एक बाजी आई है हमारे पास, उत्बा। सर पता नहीं क्या होता है। अच्छा, मुझे इसी बात पर डाउट था। अच्छा, सर स्वयं का नहीं पता कीचड़ के उसका। दल है। कीचड़ का है, अच्छा। ये तुमने उर्दू ट्रांसलेशन वहाँ पे सर्च कर ली तुमने कि ये कीचड़ के। नहीं बेसिकली सर, होता क्या सर्च नहीं किया, है, बेसिकली होता याद क्या है, किया है, थोड़ा सा समझना इस दिमाग बात, चला। समझना इस बात को। स्वैम्स क्या होते हैं? जहाँ पर बारिशें ज्यादा होती हैं, जिन एरियाज में बारिशें ज्यादा होती हैं, जैसे हमारे पास एक रीजन है इक्वेटेरियल रीजन, जहाँ पर गर्मी शदीद होती है सही, और बारिशें भी ज्यादा होती हैं, तो वो इक्वेटेरियल रीजन में आपके पास स्वैम्स बनते हैं सही। जहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पे पानी जो है रुक जाता है सही है। उन जंगलात में आपने अक्सर देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स वगैरह पर कि वो दिखाते हैं कि जंगल है, घना तरीन जंगल है, और उसके अंदर जो है वो पानी जो है वो ठहरा हुआ है सही। पानी जो है वो ठहरा हुआ है, पानी जो है वो बह नहीं रहा, पानी जो है वो रुका हुआ है उस जगह पर। तो वो स्वैम्स हैं, उसमें मछलियां भी हैं, उसमें मुख्तलिफ और आबी हयात भी पैदा हो चुकी है, तो वो स्वैम्स आपके पास कहलाते हैं ऐसे एरियाज सही। कराची में जो पानी खड़ा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे हम, कराची के नशेबी एरियाज की बात नहीं कर रहे हम, ये बात कर रहे हैं जहाँ पर नॉर्मली आपके पास पानी नजर आता है कि ड्रेन बारिश के नतीजे में वहां पर पानी खड़ा हो जाए। कराची के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं नशेबी एरियाज, जब आप हाईवे पे मूव करते हैं तो आपको नजर आते हैं कि वो वहां पर पानी जो है वो मौजूद है, और पानी जो है जब वहां पर मौजूद है तो वो पानी आपको नजर आता है कि वो वहां पर काफी अरसे तक, यानी अगर तुम हाईवे पे जाओ तो हाईवे पे काफी अरसे तक जो है वो पानी तुम्हें वहां पर नजर आता है कि वो पानी बारिश होने के बावजूद भी उस जगह पर मौजूद है, और लोग जो है वो अगर चाहें तो उस पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम ये कहें कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको सही। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं एक मिनट। लेकिन सर वो तो गंदा पानी होता है। बाजी, आपके पास जो पानी है जिसको आप गंदा कह रही हैं, आपके पास जो झीलों में पानी मौजूद है वो वही पानी है, उसी को पानी को आप फिल्टर करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं सही है, और उसी का इस्तेमाल आप करते हैं सही है। तो फिल्टर करके करते हैं ना। तो बेटा ये आपके ऊपर है, बाज़ लोग फिल्टर करके करते हैं, बाज़ लोग बगैर फिल्टर के उस पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं सही है। तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उस पानी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं सही है। तो अगर आपके पास जो है वो आप उसको फिल्टर ना करें तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? यस सर। देखें ये स्वयम्स आपके पास जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, नीचे तस्वीर अगर हमें नजर आ जाए, बहुत सारी तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं इसकी, हम इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। अब आप अगर ये देखें तो आपके पास जो है ये क्या है, दरख्त के एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, और नीचे क्या नजर आ रहा है आपको, पानी नजर आ रहा है कि पानी मौजूद है। अब ये पानी जो है ये सतह के ऊपर मौजूद है, चाहे ये दरिया नहीं है, ये झील नहीं है। इसी तरह अगर आप इसकी दूसरी पिक्चर देखें, ये बंदा खड़ा है पानी के अंदर सही, और ये भी आपके पास नजर आ रहा है आपको, ये स्वैम्प है, ये स्वैम्प्स हैं। यहाँ पे देखो पौधे लग चुके हैं, चीजें हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर पानी ऑलरेडी मौजूद है। ये स्वैम्प्स की पिक्चर्स हैं आपके पास सही है। देख रहे हैं आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, ये क्रोकोडाइल मौजूद है चाहे, तो आबी हयात जो है वो इसके अंदर पाई जाती है मुख्तलिफ एरियाज में। आप देखो यहाँ पर भी आपको जो है ये पानी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो स्वयं जंगल के अंदर भी हो सकता है, और किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी आकर रुक जाता है, इसको आप स्वयं का नाम देते हैं। ये स्वयं में स्वयंपी एरिया दलदली जमीनें होती हैं चाहे, एक वर्ड है स्वयंपी, स्वयंपी एरियाज उन जगहों को कहते हैं जो दलदली जमीनें। होता क्या है कि कुछ जगहों पर पानी खड़ा हो जाता है, जब पानी खड़ा हो जाता है उन जगहों पर तो पानी जमीन के अंदर जर्ज नहीं हो रहा होता। जब पानी जमीन के अंदर जर्ज नहीं होता तो उसका नतीजा ये होता है कि जब पानी जमीन के अंदर जर्ज नहीं हो रहा होता चाहिए, तो वहां पर या ज्यादा जर्ज होने के नतीजे हम यूँ कह सकते हैं कि पानी जमीन में जर्ज हो गया तो जमीन क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है सही है। अब अगर उस जगह पर जब आप जाते हैं और पानी नरम, जमीन नरम हो चुकी है, तो जब आप उस जगह पर कदम रखते हैं तो होता क्या है, आप जमीन के अंदर धंसना शुरू कर देते हैं
तो जब जमीन में धंसना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं स्वैम्पी एरियाज हो चुके हैं, ये दलदली जमीनें हो चुकी हैं, दलदल बन चुका है, चाहे कि आप जमीन के अंदर इसमें क्या हो रहा है, धंस रहे हैं। तो वो उसका जो पहली स्टेप है उसको स्वैम्पी एरिया को कन्वर्ट करने की, वो यही है कि वहां पर क्या हो, पानी काफी अर्से तक खड़ा रहे, चाहे पानी जो है वो जमीन के अंदर जब्स नहीं हो रहा, चाहे जितना जब्स होना था जब्स हो गया, अब वो जमीन जो है वो दलदल की कंडीशन इख्तियार कर चुकी है, तो वो स्वैम्पी एरियाज बन जाते हैं कि उसके अंदर आप जमीन में धंसना शुरू कर जाते हैं। ये स्वैम्प के एरियाज में ही ऐसे स्पॉट बन जाते हैं, चाहे कि जहां पर आप ये कहते हैं कि जमीन दलदली बन चुकी है। मैं कहूँ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गडानी गए। गडानी में एक पहाड़ मौजूद है, चाहे जहाँ पर जो है वो रिंग बना हुआ है, जब उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं वहां पे उसके बारे में कहते हैं कि वहां पे बहुत सारे हादसा भी हुए, लोगों ने बहुत सारी अपनी जानें गंवाई। क्यों? क्योंकि वो जो रिंग है वो पहाड़ के अंदर मौजूद है, दरमियान में। सही, लेकिन होता क्या कि पानी जो पहाड़ का जो समंदर का पानी है वो उसमें आ जाता है, उस रिंग के अंदर आ जाता है, पहाड़ के अंदर से मुख्तलिफ जगहों दहाड़े बनी हुई, रास्ते बने हुए, जिससे वो पानी वहां पे आ जाता है। अच्छा, जब पानी वहां पे बढ़ता है और आ जाता है तो वो जगह जो है वो दद्दर की सी ऐसी कैफियत बन चुकी है। अब जब लोग उस जगह पर जाते हैं, लोग समझते हैं कि भाई ये तो हमें जमीन नजर आ रही है, नॉर्मल जमीन है ये, लेकिन वो क्या होता है, वो जमीन धंसना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें नीचे सतह पर क्या है, पानी है, चाहे जमीन के अंदर काफी मौजूद है पानी, और वो जमीन इंतहाई नरम हो चुकी है, चाहे तो वो स्वैम्प में कन्वर्ट हो चुकी है। चाहे क्लियर है, बात समझ में आ गई? चाहे अच्छा, ऐसे स्वैम्प के एरियाज हमारे पास वो एरियाज भी हैं जहां हमारे पास समंदर आकर मिलता है, सॉरी समंदर कह रहा हूँ, दरिया आकर समंदर में मिलते हैं ना, चाहे यानी जैसे दरियाए सिंध है, दरियाए सिंध जब आकर समंदर में गिर रहा है चाहे जिस जगह पर, तो वो आपके पास कुछ डेल्टा बन जाते हैं, चाहे तो डेल्टा जिन जगह पर बन रहा है आपके पास, वो जगहें भी आपके पास स्वैम्पी एरियाज में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे क्योंकि पानी काफी अर्से तक ठहरा हुआ है वहां पर। जब ठहरा हुआ है पानी तो जमीन जितना जब्स करना था जब्स कर, तो भी अब कुछ एरियाज ऐसे हो जाते हैं उनमें जो स्वैम्पी एरियाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात की गई स्वैम्प्स की, वो जो पानी अभी मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया वो पानी बारिश का पानी है, वो पानी मीठा पानी है, यानी आप उनको नॉर्मल पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है आपके पास। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो इस टॉपिक में समझ में ना आई हो, हाइड्रोस्फीयर के टॉपिक में? सब समझ में आ गया? अच्छा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे देखो, हमारे पास ये यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर जो है, जी बाजी सर जो आपने बोला था कि अर्थ की सरफेस पे ह्यूमिडिटी में भी पानी मौजूद है, तो सर वो यहाँ पे किस ग्रुप में, किस कैटेगरी में लाई बेटा, करता है? क्योंकि वहां से वो भी जो आपके पास मौजूद है, सही है, वो किस कैटेगरी में आ रहा है? वो फ्रेश वाटर के अंदर है। अदर्स में सर? है, अदर्स में? हाँ अदर्स के अंदर है, बिल्कुल उसको आप अदर्स में काउंट करेंगे, सही, वो अदर्स का हिस्सा है, सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो अदर कैटेगरी के अंदर। ये जो एक चार्ट नजर आ रहा है तुम्हें, हाइड्रोस्फीयर का नजर आ रहा है, सही, ये यूसुफ रहमानी की बुक के अंदर एक बना हुआ है। अब देखो इसके अंदर एक आपके पास जो है ये फ्रेश वाटर से रिलेटेड है, सही है। फ्रेश वाटर के अंदर देखो जो जो तुम बात कर रही हो हबीबा, मॉइस्चर या ETC 0.9% नजर आ रहा है, यस सर। सही है। तो वो मॉइस्चर किसके अंदर आ गया? ग्राउंड वाटर की कैटेगरी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर है, मीठे पानी के अंदर। आइस कैप 68% है। ये जो पूरा नीचे का बड़ा पोर्शन है वो किसका है? सॉल्ट वाटर का 97%, सही है। तो ये एक छोटी सी आपके पास पिक्चर के अंदर वाजे किया गया, रेशियो बताया गया कि फ्रेश वाटर का जो सरफेस वाटर का रेशियो है वो 1:10,000 आप उसको डिवाइड किया आपने रेशियो के अंदर। अच्छा, ये इसके बाद अगर आप आगे जाएं तो ये आपके पास एक टोटल डिवीजन है 10,000 से रिलेटेड। अच्छा, ये आती नहीं है डिवीजन, लेकिन फिर भी आपके पास दी हुई है कि टोटल वाटर आपके पास 10,000 यूनिट्स है। उसमें से ओशन जो है वो आपके पास 9,700 जो है वो यूनिट्स आपके पास जो है वो ओशन वाटर के, जबकि सिर्फ फ्रेश वाटर जो है वो 300 यूनिट्स है। और ये जो 300 फ्रेश वाटर यूनिट है इसको भी आपने फर्दर डिवाइड किया ग्लेशियर्स में, ग्राउंड वाटर में, मॉइस्चर में या आइस कैप में, तो आपने उसकी डिवीजन बता दी। ये पूरी एक साइकिल है जो यूसुफ रहमानी की बुक के अंदर एक बुक मौजूद है, उसके अंदर आपके पास मौजूद है। अब देखो ये ग्राउंड वाटर आपके पास नीचे आपको नजर आ रहा है, चाहे माउस से नजर आ रहा होगा ना, ये ओशन से। अब देखो एक निज़ाम सर्कल है खुदा का कि सूरज जब चमकता है तो उसके नतीजे में वेपराइजेशन होती है, चाहे वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे आप मॉइस्चर आ रहा है, ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है आपके पास। जब ये वेपर्स ऊपर जाते हैं
तो ये बादल की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पास प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बादल ओशन पे भी बरसता है, सही है, तो ओशन पे बरसता है तो ये वापस जो है वो आइस कैप्स बना देगा, या ये आपके पास आइसबर्ग्स बना देगा, या ये आपके पास जो है वापस सॉल्टी वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, या फिर ये आपके पास जो है वो जमीन के ऊपर बरसता है। जमीन के ऊपर बरसेगा तो ये आपके पास जो है वो मीठे पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी मीठे पानी से अगर ये बर्फ की सूरत में आ रहा है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा टॉप्स के ऊपर आपको जो है वो बर्फ नजर आ रही है, सही, तो अगर ये बर्फबारी की सूरत में बरस रहा है तो यहाँ यहीं से जो है वो पानी क्या होगा, वो आपके पास कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर ये दरिया या झील की सूरत में बनेगा, सही। तो बारिश की सूरत में भी हो सकता है, बर्फबारी की सूरत में आइस कैप बनेंगे या ग्लेशियर्स बनेंगे आपके पास, और फिर ये आहिस्ता करके पानी में जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये पूरा एक प्रोसेस है, सही, और वही पानी वापस आकर किसमें मिल जाएगा, समंदर में मिल जाएगा। यानी दरिया में जो पहाड़ पर बर्फबारी हुई वो ऐसा पिघल कर वापस जो है वो समंदर में आएगा और समंदर से दोबारा वेपराइज होगा। या इवन के जो खुश्क एरियाज हैं आपके पास, दरिया हैं, उनमें भी जब धूप पड़ती है तो उससे भी पानी क्या होता है, वेपराइज होता है। आपके पास आप देखते हैं ना, आपके पास अभी बारिश से पानी कहीं पर था और वेपराइज जब धूप पड़ी तो वो क्या हुआ, आहिस्ता करके पानी खुश्क हो गया, वेपराइज हो गया। ये खुदा का एक निज़ाम कुदरत है, सही है। ये भी एक निज़ाम कुदरत है कि ये पानी जो है वो समंदर का पानी जो खारा पानी है, सही, ये जब वेपराइज होता है और ये बारिश में कन्वर्ट होता है तो पानी मीठा हो जाता है। जब तक ये पानी खारा था तब ये समंदर में मौजूद था, लेकिन जब ये वेपराइज हुआ और वेपराइज होने के नतीजे में ये क्या हो गया, ये मीठे पानी में कन्वर्ट हो गया। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? ये परसेंटेजेस और मुख्तलिफ चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। यही चीज इन्होंने जो है वो फर्दर आपको जो है वो वाजे की है कि आपके पास अब ये मुख्तलिफ चीजें आपके पास एवापोरेशन, एवापोरेट टेम्परेचर है, सही, एटमॉस्फेयर है आपके पास, उसमें प्रेसिपिटेशन है, स्नोफॉल है, रन ऑफ है। ये हमारे पास सब ज्योग्राफी की मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो हमारे पास यूज होती हैं। कहीं वॉल्केनो मौजूद है, कहीं आइस स्नो है, सही। तो ये मुख्तलिफ जो ज़मीन के ऊपर लैंडमार्क्स हैं उनका तस्करा इस डायग्राम में किया गया कि किसको हम क्या नाम देते हैं, सही। तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन नहीं है इसकी, सिर्फ पिक्चर आपके पास बुक में मौजूद है, तो आप इसको पिक्चर की हद तक ही रखें तो आपको थोड़ा बहुत याद आएगा क्या चीज़ क्या है। जैसे स्नोफॉल है, एक स्नो मेल्ट रन ऑफ है। आपने देखा होगा अक्सर जब बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो तेजी से रन ऑफ करते हैं, वो तेजी से पहाड़ी तोदे मूव करते हैं, तो वो उस एरिया की बात की जा रही है। कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो। ये पानी से रिलेटेड आज टॉपिक खत्म हो गया, इसके बाद हमारे पास कुछ और आगे टॉपिक, कोई सवाल करना चाहें? सर मुझे पूछना था कि जैसे बारिश की वजह से अगर पानी ठहर जाता है तो वो स्वेप्स कहलाएगा क्या? अगर काफी अरसे तक उन एरियाज में पानी ठहरा रहता है तो वो आपके पास स्वैम्प्स कहलाएगा। बिल्कुल सही है। सही। और कोई सवाल? सर फिर कराची में ऐसे कई जगह है जहाँ पे पानी काफी अरसे से ठहरा हुआ है सर। बहुत सारी ऐसी जगहें बिल्कुल हैं, ऐसी जगहें जहाँ पर बहुत अरसे से पानी ठहरा हुआ है हमारे पास, और वो पानी जो है वो देखो, एक पानी वो है जो बारिश के नतीजे में आता है ना वक्ती तौर पे, और फिर आपके पास ड्रेन आउट हो जाता है। एक जैसे मैंने कहा कि आप हाईवे पे अगर गुजरेंगे तो हाईवे पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जो नशेबी एरियाज हैं, चाहे वहां पर पानी ठहर जाता है, चाहे काफी अरसे ठहरा रहता है। और कोई सवाल? लेकिन बेसिकली ये स्वयं से एरियाज जो ज्यादातर आपको नजर आते हैं वो इक्वेटेरियन रीजन में, हमारे यहाँ तो चंद अरसे के लिए नजर आते हैं, हमारे यहाँ बारिशें भी इतनी नहीं होती ना, तो खत्म हो जाते हैं ये 1-2 महीने के अंदर। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे एरियाज ऐसे भी जहाँ पे कई अरसे तक रहते हैं। तो क्लास का टाइम खत्म हो गया, ऑलमोस्ट मीटिंग खत्म होने वाली है। चाहे कोई भी चीज पूछनी हो तो आप मुझसे आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, मैसेज पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।